हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मौका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एईसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 4 पर्यावरण प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। वीडियो में जानेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषक और वायु प्रदूषण के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है। इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रदूषण के अदर प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता है, लेकिन मानव ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण जो पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता में तेज़ी से गिरावट आई है। ये गिरावट जो है वो हमारे द्वारा यानी मानव के द्वारा छोड़े गए अवांछित पदार्थों, ऊर्जा, जिन्हें प्रदूषक कहते हैं, के द्वारा हुई है। यद्यपि भारत ने पर्यावरण नियंत्रण हेतु अनेक उद्यानों का क्रियान्वयन किया है, लेकिन फिर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण भारत आज विश्व के कुछ उच्च प्रदूषित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। चलते हैं अब हम पर्यावरण प्रदूषण की ओर और जानते हैं इसके बारे में। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है कि मानवीय क्रियाकलाप द्वारा किसी भी भाग, पर्यावरण के किसी भी भाग या घटक में अवांछित पदार्थों का उपस्थित होना, जो कि मानवों के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी हानिकारक है। तो पर्यावरण प्रदूषण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि पर्यावरण के किसी भी भाग में किसी पदार्थ की सांद्रता इतनी अधिक बढ़ जाना कि जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो, उसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में मानवीय क्रियाकलाप के कारण जल, वायु तथा मृदा तेजी से प्रदूषित हुए हैं। ये प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं तथा इनकी मात्रा जो है प्राकृतिक मात्रा से उच्च अथवा ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते एवं इनका निर्माण मानवों ने किया, जैसे कि खरपतवार नाशक और कीटनाशक। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये आया था, एक्ट आया था एक 1986 में, जिसके अनुसार पर्यावरण को परिभाषित किया गया है, पर्यावरण प्रदूषकों को परिभाषित किया गया है और पर्यावरण प्रदूषण को भी परिभाषित किया गया है। तो देखिए, हम 1986 का जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्यावरण क्या है। तो देखिए, 1986 में जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग धारा 2 पार्ट ए में परिभाषा दी गई पर्यावरण की, जिसके अकॉर्डिंग पर्यावरण वह है जिसमें जल, वायु तथा मृदा और उनके बीच होने वाले जो इंट्रैक्शन है, अंतराकर्षण है, जो कि जल, वायु और मृदा तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवाणुओं तथा संपत्ति के बीच होती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो पर्यावरण है उसमें जल, वायु तथा मृदा और जो मनुष्य है उनके बीच जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। एक तो देखिए अननेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज, एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित स्रोत हो सकते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल तथा ऑर्गेनिक मैटर्स ये पॉल्यूशन के लिए सोर्स हो सकते हैं। इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अभी। देखिए, धारा 2 पार्ट बी के अकॉर्डिंग पर्यावरण प्रदूषक का तात्पर्य किसी ठोस द्रव्य या गैसीय पदार्थ से है जो इस सांद्रता में उपस्थित है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हानि करने का प्रयास कर सकता है। मतलब प्रदूषक या पॉल्यूटेंट उन पदार्थों को कहते हैं, ये ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती हैं, जो कि इस कंसंट्रेशन में उपस्थित हों, इस सांद्रता में उपस्थित हों कि वो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाएं या हानि करने का प्रयास करें। धारा 2 और पार्ट सी के अकॉर्डिंग पर्यावरण प्रदूषण का मतलब किसी भी पर्यावरण प्रदूषक के पर्यावरण में उपस्थित होने को कहते हैं। मतलब कोई भी पॉल्यूटेंट अगर पर्यावरण में उपस्थित है तो उसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण वैश्विक स्तर पर एक समस्या है। यदि इसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो इसमें गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक प्रकार से हानिकारक होता है। जल, वायु तथा मृदा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का ज्ञान मानवों को है। इनको मोटे तौर पर प्राकृतिक तथा मानव जनित कारकों में बांटा जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक तथा मानव जनित स्रोत महत्वपूर्ण हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में जो उपयोग किए जाने वाले पेस्टिसाइड तथा उर्वरक हैं वो प्रमुख प्रदूषणकारी तत्व हैं।
देखिए इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो प्रदूषकों की कैटेगरी या श्रेणियाँ देखते हैं हम। कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। देखिए प्रदूषण के बहुआयामी स्वरूप हैं। यह भौतिक, रासायनिक, जैविक तथा ऊर्जा ऊष्मा विकिरण के रूप में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मानव द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से प्रकृति में प्रदूषक मिल जाते हैं। ये प्रदूषक मानव, अन्य जीवों या पादपों पर दुष्प्रभाव डालते हैं। मुख्य प्रदूषक जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं वो हैं गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं। गैसेस जैसे देखिए आपका NO, NO2, SO2 तथा अन्य हानिकारक गैसों को शामिल करते हैं। या फिर एक्यूमुलेटेड मैटर जो कि संग्रहित पदार्थ होते हैं, जैसे स्मोक हो गया आपका, सोट, धूल तथा टार। या अम्ल बूंदें। देखिए अम्ल बूंदें जैसे कि विभिन्न एसिड जो होते हैं उनकी अम्ल बूंदें भी प्रदूषण को बढ़ावा दे सकती हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड। भारी धातु यानी हैवी मेटल जैसे शीशा, मरकरी, कैडमियम, ये भी प्रदूषक होते हैं। कृषि रसायन। देखिए कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक, पेस्टिसाइड, कार्बोसाइड। और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जैसे कि फोटोकेमिकल स्मोग, ओजोन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। देखिए ये परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक प्रकार का केमिकल्स होता है जो कि एक लैक्रीमेटरी पदार्थ है, मतलब ये फेफड़ों और आंखों में जलन उत्पन्न करता है। परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, PBN, एल्डिहाइड तथा इथाइलिन। या फिर देखिए सॉलिड वेस्ट हो सकता है प्रदूषक, घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों से निकला ठोस कचरा। रेडियो सक्रिय कचरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब जो प्रयोगशालाएं होती हैं या फिर नैदानिक केंद्र होते हैं, अस्पताल होते हैं या फिर परमाणु रिएक्टर होते हैं, उनसे जो कचरा निकलता है उसको रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। वो भी क्या है, एक प्रकार से प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ध्वनि यानी साउंड, उद्योगों, मोटर वाहनों तथा लाउड स्पीकर से निकली जो ध्वनि होती है। उपरोक्त प्रदूषकों को उनकी उत्पत्ति या आधार पर हम दो समूहों में बांट सकते हैं। सबसे पहला प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वे पॉल्यूटेंट हैं जो सीधे तौर पर कुछ जाने पहचाने स्रोत या प्राकृतिक माध्यम जैसे कि ज्वालामुखी, धूल भरी आंधी, आग, या अप्राकृतिक माध्यम हो सकता है वो, जैसे मानव निर्मित माध्यम, कार, उद्योग, घरेलू उपकरण से निकलते हैं। ठीक। द्वितीयक प्रदूषक होते हैं जो ऐसे प्रदूषक जो उनका जिनका निर्माण वायुमंडल में उपस्थित जो प्राथमिक प्रदूषक हैं उनके बीच क्या होता है, पारस्परिक रासायनिक अभिक्रिया से हो, जैसे कि हमारा NO तथा PAN, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्रदूषकों को पारिस्थितिकी तंत्र के विचार बिंदु से विघटनकारी प्रदूषण, कागज़, घरेलू कचरा यानी जो डिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं, जैसे कि कागज़ हो गया, घरेलू कचरा हो गया, उसका डिग्रेडेशन किया जा सकता है। मध्यमकालिक विघटनकारी प्रदूषक जैसे कि प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, तथा दीर्घकालिक विघटनकारी प्रदूषक जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में हम बांट सकते हैं। अब देखिए हम जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। वायु जो है यानी एयर जो है वो एक गैसों का समूह है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। वायु पृथ्वी के चारों ओर फैलकर एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो देखिए वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाता है, गैसों एक समूह पाया जाता है जिसको वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड आर्गन तथा ओजोन, जो जलवायु को विनियमित एवं निर्धारित कर जीवों को प्रभावित करती हैं। वायु में उपस्थित एक जीवनदायिनी, जीवन देने वाली ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुमंडल की एक परत होती है समताप मंडल जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जो अधिवासित जीव हैं उनको सुरक्षित रखती है। देखिए UV रेज जो होती हैं यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी विकिरणों को वापस कर देती है, वापस परावर्तित करती है और हमारी सुरक्षा करती है। अंतरिक्ष से आने वाली धूमकेतु भी वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। जलवायु की अनेक घटना जैसे वर्षण, बिजली कड़कना, बादल निर्माण, पवनों का बहना वायुमंडल के होने से ही संभव हो पाता है। वायु प्रदूषण क्या है? व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया के अंतर्गत वायु प्रदूषण को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार वायु में ऐसी सांद्रता में उपस्थित कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ या ध्वनि जो मानव या अन्य जीवित प्राणी या मादप या पादपों या संपत्ति एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक हो वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब ये है कि वायु प्रदूषण जो है वो जब कोई भी ऐसा ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ हो इस सांद्रता में उपस्थित हो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, संपत्ति के लिए हानिकारक हो, तो उसको हम वायु प्रदूषण कहेंगे।
देखिए वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत जैसे कि ईंट भट्टा हो सकता है, ताप ऊर्जा संयंत्र, रसायन उद्योग, डीजल जनरेटर। वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख उदाहरण, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस। देखिए लंदन स्मोक डिजास्टर 1952, लंदन स्मोक डिजास्टर 1952, ये दिसंबर 1952 में लंदन शहर को एक प्रति चक्रवाती दिशा में निर्मित कोहरे ने घेर लिया था। ये कोहरा बाद में घरों तथा उद्योगों में निकले धुएं में मिश्रित हो गया, जिससे घातक स्मोक बन गया और इसके कारण लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे ही हमारे देश में भोपाल गैस कांड, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, ये काफ़ी घातक एक कांड था। इसमें हुआ कुछ यूँ कि जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसमें अवस्थित एक पेस्टिसाइड कंपनी में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL उस कंपनी का नाम था, उसमें दुर्घटनावश निकली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि 3 से 4 दिसंबर 1984 की रात में हज़ारों लोगों की जान ले ली थी। इसका प्रभाव आज भी लोगों में तथा पर्यावरण में दिखाई पड़ता है। देखिए ताजमहल का कालापन, वर्तमान में आगरा के आसपास बढ़ते प्रदूषण के कारण होने वाली अम्ल वर्षा तथा कार्बन कणों के जमा होने से ताजमहल की दूधिया चमक में भी कमी आ रही है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारक, इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। यद्यपि प्रकृति के कारक भी वायु प्रदूषण करते हैं, लेकिन वर्तमान में हुआ कुछ यूँ है कि मानव निर्मित प्रदूषकों से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण विभिन्न बिंदु तथा अबिंदु स्रोतों से होता है। निम्न मानव जनित कारक वायु प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से कारण हैं देखते हैं हम जरा। घरेलू क्रियाकलाप यानी डोमेस्टिक एक्टिविटी, घरों में उपयोग में लाए जाने वाली लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले, कृषि उप उत्पादों जैसे कि पुआल, लकड़ी आदि को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। या फिर जीवाश्म ईंधन को जलाना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, इनका उपयोग वाहनों को चलाने, ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों में होता है। इसके जलने से इनमें से SO2 या फिर NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस निकलती हैं जो वायु प्रदूषण करती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कृषि क्रियाकलाप, देखिए कृषि क्षेत्रों में चावल के खेत में अनोक्सी श्वसन द्वारा मीथेन गैस निकलती है। खेतों में उर्वरकों के उपयोग से अमोनिया गैस विसर्जित होती है। ये दोनों उदाहरण वायु प्रदूषण को इंगित करते हैं, यानी वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। खनन तथा निर्माण कार्य, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स, देखिए खनन और निर्माण कार्य से धूल यानी डस्ट जो होती है तथा रासायनिक तत्वों का विसर्जन होता है। ये न केवल कार्य करने वाले श्रमिकों के रोग, सिलिकोसिस रोग हो जाता है, उन्हें उत्पन्न करते हैं, वरना संपूर्ण परितंत्र पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि देखिए अब मैं अगर वायु प्रदूषण के विभिन्न अबिंदु स्रोतों की बात करूँ तो मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, पटाखे, टायर तथा पॉलीथीन का खुले में जलाना ये हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव यानी इफेक्ट क्या होंगे एयर पॉल्यूशन के, तो हमें श्वसन संबंधी समस्याएं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। वायु प्रदूषण के द्वारा स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा, निमोनिया, सिलिकोसिस आदि। अम्ल वर्षा, देखिए वायु प्रदूषण की वजह से एसिड रेन होती है। वायु प्रदूषण से उत्पन्न हुए गैसीय घटक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि जल या वायुमंडलीय जल से अभिक्रिया करके अम्लों जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण करते हैं। और ये अम्ल वर्षा जल के साथ धरा पर यानी पृथ्वी पर आकर जीवों और अजैव घटकों तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि हम ताजमहल का उदाहरण ले सकते हैं। अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल की सुंदरता धूमिल हो रही है, ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखिए खेतों से उर्वरकों के उपयोग से बचा हुआ निकला अमोनिया तथा अम्ल वर्षा से H2SO4 या HNO3 जल में घुलकर किसी तरह से जल का यानी वाटर बॉडी लाइक लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, उनमें पहुंच जाते हैं। और यहाँ आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों के पहुँचने से शैवाल या फिर अनावश्यक खरपतवार जो है उसमें तेज़ी से वृद्धि करती है जल में, और जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है उसको कम कर देती है, जिससे जल में रहने वाले जीवों तथा पादपों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें पोषक तत्वों से अनावश्यक जो वृद्धि होती है उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। पर्यावरण प्रभाव, देखिए इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, वायु प्रदूषण से निकले अवांछनीय पदार्थ वन्य जीवों पर भी प्रभाव डालते हैं। इनका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे उत्पादक समूह पादपों में गिरावट, जिससे शाकाहार जीव में कमी जो कि ऊपरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती है। यूट्रोफिकेशन से जल कार्यों के स्वास्थ्य में गिरावट से उन पर निर्भर जीवों का अस्तित्व एक प्रकार से संकट में हो जाता है।
ओजोन परत का क्षय होना यानी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए ओजोन परत मैंने बताया कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकती है पृथ्वी तक, लेकिन इस वायु प्रदूषण की वजह से ओजोन परत का क्षय होना स्टार्ट हो गया है। मानव निर्मित कुछ रसायन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यद्यपि ट्रोपोस्फीयर में हानिकारक हैं, लेकिन यदि ये स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ ये यूवी प्रकाश द्वारा विघटित कर CFC सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण ये रसायन यूवी परत को नष्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवों एवं मानवों को अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है, जैसे जीरोडर्मी, पिगामेंटोसम, कैटरेक्ट आदि। इससे देखिए वायु प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वायु प्रदूषण द्वारा मानवों द्वारा डाले गए अतिरेक वायु प्रदूषणों में जैसे कि CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन से वायुमंडलीय गैसों के प्राकृतिक संगठन तथा सांद्रता में क्या हुआ, चेंजेस आए हैं। ये गैसें ग्रीन हाउस कहलाती हैं। कौन सी गैसें? उपरोक्त गैसें। इनकी मात्रा में वृद्धि होने से वायुमंडल की ऊष्मा धारण क्षमता में वृद्धि हुई है, जिसके कारण हुआ कुछ यूँ है कि जो वैश्विक तापन है यानी ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी का गर्म होना, वो और जलवायु परिवर्तन की परिघटनाओं में वृद्धि हुई है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न विधियों को अपनाया जाना चाहिए। सबसे पहले न्यूनीकरण दृष्टिकोण यानी रिडक्शन अप्रोच। प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर जैसे कि कम सल्फर धारण करने वाले कोयले का उपयोग करना चाहिए, घुले हुए कोयले का उपयोग करें, और स्क्रबर जो होता है ये गैसों से SO2 को हटा देता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग मोटर वाहनों में करना चाहिए क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। पुनर्स्थापना दृष्टिकोण यानी रिप्लेसमेंट अप्रोच। हानिकारक गैसों को पर्यावरण मित्र गैसों से जैसे प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, जैसे CFC का प्रतिस्थापन HCFC से करना चाहिए। विकल्पी ऊर्जा स्रोत उपयोग यानी यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, जैसे कि प्रदूषक ऊर्जा स्रोत जैसे तेल कोयला से हटाकर विकल्प में हम क्या करें, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा को अपना सकते हैं ताकि प्रदूषण कम हो। एनर्जी कंजर्वेशन अप्रोच। टंगस्टन बल्बों की जगह LED बल्ब और फ्लोरिसेंट बल्बों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए ताकि ऊर्जा बचाकर प्रदूषण कम किया जा सके। इको फ्रेंडली फ्यूल जैसे CNG, बायोफ्यूल हो गए, इनका हम उपयोग करना चाहिए। तकनीकी उपयोग यानी ऐसी तकनीक जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करके उन्हें उनके उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए, जैसे कि फ़िल्टर, साइक्लोन बैग तथा प्रेसिपिटेटर। इसे चिमनी के ऊपर लगाया जाता है ताकि जो आवेशिक ध्रुव कण होते हैं वो वायुमंडल में ना जा सकें। देखिए CNG केस, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस देखते हैं। यह वाद दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण मुख्य कारण वाहनों से निकले प्रदूषक से संबंधित है। इस संदर्भ में 1985 में एक पर्यावरणविद एवं वकील MC मेहता महोदय ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उसी समय पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया था कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो काफ़ी हाई है। मामले की सुनवाई के उपरांत उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की देखरेख हेतु एक कमेटी के गठन का निर्देश दिया, जस्टिस KN सेकिया कमेटी जिसका नाम था। इस कमेटी ने अपनी निम्न अनुशंसाएं दी। शीशा मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता तथा उपयोग पर बल का प्रस्ताव। सभी कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर का होना अनिवार्य है। CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी संपीड़ित नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, द्वैध ईंधन तंत्र ईंधनों का उपयोग, इंजनों का उपयोग। उत्सर्जन के कठोर मानदंडों को अपनाना, इन अनुशंसाओं का अनुपालन करते हुए संघ सरकार ने क्रमशः शीशा मुक्त पेट्रोल की उपलब्धि सुनिश्चित करवा दी तथा दिल्ली जैसे महानगर में 15 वर्षों से पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी तथा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, कार आदि में CNG युक्त कराने का निर्देश दिया। तो आज हमने जाना वायु प्रदूषण के बारे में और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषकों के प्रकार के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रदूषण के अगले प्रकार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।